हाय बच्चों, वेलकम टू BR स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फ्रेंड्स एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं सबसे पहले देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मतलब जिन्हें हम अपनी आंखों से सिंपली नहीं देख सकते। इतने ज़्यादा छोटे होते हैं ये कि हमें अपनी आंखों से नज़र भी नहीं आते, हमें पता ही नहीं चलता कि ये हैं या नहीं। पर ये कैसे दिखते हैं, हमको माइक्रोस्कोप से देखने में दिखते हैं। कैसे? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप क्या? जिससे बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हमें दिखाई देती हैं, उससे देखने पर ही हमें नज़र आते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसी जीवित चीज़ें। ठीक है, पढ़ते हैं चलिए इसके बारे में। और हाँ, फ्रेंड्स एंड फ्यू मतलब यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इतने छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारे दोस्त भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं। यानी इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को। You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं लिविंग थिंग्स में, इनके अलावा भी और होते हैं लिविंग थिंग्स में जो हमें नज़र नहीं आते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स या फिर माइक्रोब्स। क्या कहते हैं इनको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during the rainy season moist bread get spoiled and its surface get covered with grayish white patches. बरसात के मौसम में जो हमारा ब्रेड होता है, अगर मान लीजिए ब्रेड ख़राब हो जाता है तो उसके ऊपर आपको एक चिकना चिकना सा कोई चीज़ नज़र आती है। वो क्या होते हैं जी? हमने इससे पहले एक चैप्टर में और पढ़ा था, फंजाई होते हैं। वो भी क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब वही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से वो हमें नज़र आते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के। पर उसमें माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो उसमें हमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। हम मैग्नीफाइंग ग्लास से इनको देखेंगे, यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। हमें क्या दिखेंगे? छोटे छोटे काले कलर के स्ट्रक्चर दिखेंगे। जी हाँ, जो फंजाई होता है वो इतना छोटा नहीं होता है कि माइक्रोस्कोप से दिखे, वो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से भी दिख सकता है। बाकी जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें कैसे नज़र आते हैं? माइक्रोस्कोप से। पर जो फंजाई होता है वो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं। फंजाई को मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं। होता ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत छोटा होता है। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। पहले एक्टिविटी 2.1 और 2.2 देखते हैं, हमसे क्या कह रही हैं। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। हम क्या करेंगे? एक बीकर लेंगे और उसमें गीली मिट्टी हम क्या कर देंगे? डाल देंगे, और उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन। जब हम मिट्टी डालते हैं पानी में तो वो ऊपर नहीं टहलती है, वो जाकर नीचे बैठ जाती है। जब मिट्टी नीचे चली जाएगी, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। हम क्या करेंगे? हमने मिट्टी ली, एक जार में डाली और हमने उसमें पानी डाल दिया। जब मिट्टी सारी नीचे बैठ गई तो हमने ऊपर के पानी पे से एक छोटी सी बूंद लेकर माइक्रोस्कोप में हमने उसको देखा। क्या ऑब्जर्व करेंगे हम अभी बताएंगे। एक्टिविटी 2.2 में टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। जो पॉन्ड का पानी होता है, यानी जो तालाब वगैरह होते हैं, हम उनमें से क्या लेंगे? पानी की एक बूंद लेंगे, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड, उसको ग्लास स्लाइड पर रखेंगे और माइक्रोस्कोप से देखेंगे। हमने दो एक्टिविटी देखी। एक में हमने क्या करा? मिट्टी का पानी था, उसमें से हमने एक ड्रॉप लेकर माइक्रोस्कोप में देखी। दूसरे में हमने पॉन्ड यानी पॉन्ड के वाटर में से एक बूंद लेकर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर में देखा। अब देखते हैं क्या होगा, हमें क्या नज़र आएगा जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। जी, जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें क्या नज़र आएंगे? बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे। हमें ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे, हम उन्हें माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं इसीलिए हमें नज़र आ रहे हैं। नॉर्मली तो हमें उस पानी में कुछ नहीं नज़र आ रहा था जी, तो हम जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें क्या नज़र आएंगे? छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। These microorganisms or microbes
आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद अननीड आइज़। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपने नॉर्मल मतलब बिना माइक्रोस्कोप के हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हमें पता ही नहीं होता है हमारे हाथ में इस वक्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। इस किसी भी जगह पर जो चीज़ हमारे पास है, हमारे पेन पर है या नहीं है, कहीं पर भी हो सकते हैं, पर हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आते हैं। सम ऑफ दीज सच एज फंगस, कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि फंगस, जो अभी हमने बताया था फंजाई, दैट ग्रो ऑन ब्रेड, जो कि काय पर ग्रो करता है फंगस, ये हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था, ब्रेड पर। कैन बी सीन विद मैग्नीफाइंग ग्लास, इसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं। मतलब ये इतना ज़्यादा छोटा नहीं होता है कि माइक्रोस्कोप से ही नज़र आए, ये सिर्फ इतना छोटा होता है कि ये हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से नज़र आ जाएगा। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और बिना माइक्रोस्कोप की कोई और नज़र नहीं आ सकता। सिर्फ फंगस है जो हमें बिना माइक्रोस्कोप के नज़र आ सकता है मैग्नीफाइंग ग्लास से, बाकी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमें बिना माइक्रोस्कोप के नज़र नहीं आ सकते हमारी आंखों से। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इंटू 4 मेजर ग्रुप्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको 4 बड़े ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। दीज ग्रुप्स आर, कौन कौन से ग्रुप्स में? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे मीन्स ये 4 ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब इनके अंदर और हैं, पर ये 4 ऐसे ग्रुप हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो कि हमें आंखों से नहीं दिख सकते। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 ग्रुप होते हैं, कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर, हमें 2.1 से 2.4 तक की फिगर में हमें दे रखे हैं जी। ये रहे बैक्टीरिया, मतलब अगर नॉर्मली इनको देखते तो ये हमें नज़र नहीं आते, जब हमने इन्हें माइक्रोस्कोप में देखा तो ये हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं। कैसा होता है इनका शेप, ये भी आपको दिख रहा है, इस तरह से होते हैं। ये क्या होते हैं? बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं यहाँ पर, क्या? एल्गे। इनका शेप कैसा होता है? इनका शेप होता है इस तरह से। इसके एग्जाम्पल हैं क्लेमाइडोमोनाज एंड स्पाइरोगाइरा। एल्गे के 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर। क्लेमाइडोमोनाज जो होता है एल्गे में, उसका वो इस तरह से होता है, और जो स्पाइरोगाइरा होता है वो इस तरह का दिखता है एल्गे में। और प्रोटोजोआ के दे रखे हैं हमें 2, अमीबा एंड पेरामीशियम। अमीबा इस तरह का दिखता है, पेरामीशियम इस तरह का दिखता है। और उसके अलावा फंजाई दे रखे हैं हमको 3, ब्रेड मोल्ड। जब ब्रेड मोल्ड पर जो अभी हमने बताया था होता है जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो वो हमें ऐसा नज़र आएगा। बाकी और ये पेनिसिलिन दे रखा है, एस्परगिलस दे रखा है जी। इनके एग्जाम्पल्स भी लर्न करने ज़रूरी होते हैं। बैक्टीरिया ये रहा जो हमने माइक्रोस्कोप में देखा, और एल्गे का क्लेमाइडोमोनास ये रहा, स्पाइरोगाइरा ये रहा, प्रोटोजोआ का अमीबा ये रहा, पेरामीशियम ये रहा, एंड फंजाई का ब्रेड मोल्ड ये रहा, पेनिसिलियम ये रहा, एस्परगिलस ये रहा। ठीक है, गॉट इट। आगे देखते हैं। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जी। वायरस जो होते हैं, अभी तो हमने ये 4 कैटेगरी पढ़ ली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गे। उसके अलावा वायरस भी कैसे होते हैं? ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पर ये जो दूसरे हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गे, इनसे अलग होते हैं, इन जैसे नहीं होते, इनसे अलग होते हैं ये। वायरस भी कैसे होते हैं? होते तो माइक्रोस्कोपिक इतने छोटे होते हैं कि हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, पर इन चारों से अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं अभी बताते हैं आपको। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म जी। ये सिर्फ कहाँ पर बढ़ते हैं? मान लीजिए अगर ये कहीं और है, ऐसे ही फ्रीली कहीं पर नहीं रह सकते, किसी होस्ट के अंदर, मान लीजिए किसी इंसान के अंदर, किसी जानवर के अंदर, किसी पेड़ के अंदर, किसी बैक्टीरिया के अंदर, किसी और चीज़ के अंदर होते हैं, किसी होस्ट के अंदर होते हैं, जब ये ग्रो करते हैं, जब ये बढ़ते हैं, और नॉर्मली ये ग्रो नहीं करते हैं, इसीलिए ये उनकी कैटेगरी में नहीं आते हैं। जो बाकी के और हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गे, फंजाई, ये फ्रीली कहीं पर भी रह सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, बट जो वायरस होते हैं वो कहीं पर भी रहकर ग्रो नहीं कर सकते। इन्हें एक होस्ट चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। कोई भी होस्ट हो सकता है, वो एनिमल हो, प्लांट हो, कोई दूसरा बैक्टीरिया हो उसके अंदर हो सकते हैं। इनको क्या चाहिए? एक होस्ट चाहिए ग्रो होने के लिए। इस तरह से ये बाकी और से अलग होते हैं। विच में बी अ बैक्टीरियम, कोई बैक्टीरिया हो सकता है जिसके अंदर ये ग्रो करें, कोई प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। फिगर 2.5 में हमें कुछ वायरस दे रखे हैं, चलिए देखते हैं जी। ये रहा वायरस का स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं वायरस? इस तरह के होते हैं या इस तरह से होते हैं वायरस। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं।
कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। जी, कोल्ड यानी कि जो ठंड हो जाती है, जो फ्लू हो जाता है या जो खांसी हो जाती है, ज़्यादातर किसकी वजह से होती है? ये वायरस की वजह से होती है। किसकी वजह से? वायरस की वजह से होती हैं ये बीमारी हमको। सीरियस डिजीज़, यहाँ तक कि जो खतरनाक डिजीज़ होती हैं जैसे कि पोलियो है या चिकन पॉक्स है, ये भी हमें वायरस की वजह से ही ये भी वायरस की वजह से ही होती हैं। वायरस की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं? वायरस कौन कौन सी डिजीज़ करता है हमें? कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू और कफ, ये तो कॉमन डिजीज़ हैं जो कि वायरस से होती हैं। जैसे कि कोल्ड सबको हो जाता है, ठंड मींस, और इन्फ्लुएंजा मींस फ्लू भी सबको हो ही जाता है, बहुत कॉमन सी डिजीज़ है। कफ, खांसी भी कॉमन सी डिजीज़ है। ये तो वायरस से होती ही होती हैं। यहाँ तक कि कुछ सीरियस यानी कि कुछ खतरनाक डिजीज़ भी हैं जो वायरस से होती हैं, जैसे कि पोलियो एंड चिकन पॉक्स। ये सारी डिजीज़ लर्न करनी है, वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। आगे देखते हैं। डिजीज़ लाइक डिजेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। जी, ये दो डिजीज़ हैं, डिजेंट्री और मलेरिया, ये किससे होती है? प्रोटोजोआ से। डिजेंट्री और मलेरिया कौन करता है, किसकी वजह से कॉज्ड होती हैं? ये प्रोटोजोआ। ये बात लर्न करनी है सबको। आगे देखते हैं। वेयर एज टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। जी, जो ये टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी कहते हैं, ये दोनों डिजीज़ किससे होती हैं? ये दोनों डिजीज़ होती हैं बैक्टीरिया से। किससे होती हैं ये दोनों बीमारियां? ये दोनों बीमारी होती हैं हमें बैक्टीरिया से। कौन कौन सी? टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी भी कहते हैं। ये बात भी लर्न करनी है सबको। आगे देखते हैं। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6th and 7th। जी, नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये रहते कहाँ पर हैं? देखिए, इसमें वायरस नहीं आने का है, क्योंकि वायरस जो होता है वो फ्रीली कहीं पर नहीं रहता, वो तो अपने होस्ट के अंदर रहता है, किसी एनिमल के अंदर, किसी प्लांट के अंदर, किसी और क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, लाइक बैक्टीरिया पर। लेकिन जो बाकी के हैं जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, एल्गे है, ये कहाँ पर रहते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं? चलिए देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के होते हैं, ये बात पहले वो बाद में बताएंगे, पहले ये बात दिमाग में रखिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंगल सेल्ड और दूसरे होते हैं मल्टी सेल्यूलर। फर्क क्या होता है इनमें? सिंगल सेल्ड मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ही सेल होती है, सिर्फ एक ही सेल होती है, पूरी उनकी बॉडी का काम सिर्फ एक ही सेल करती है। कौन कौन से होते हैं सिंगल सेल्ड में? सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, कुछ एल्गे भी होते हैं, और प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गे भी होते हैं जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं, मीन्स इनकी बॉडी में, इनके अंदर सिर्फ एक सेल होती है। और मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो कौन से होते हैं? एल्गे एंड फंजाई। एल्गे और फंजाई होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरी तरफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गे क्या होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये बात दिमाग में रखनी है, सबको याद करनी है ये बात। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एल्गे, ज़्यादातर एल्गे और फंजाई कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। जी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हर तरह के वातावरण में रह सकते हैं, ये हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, बिल्कुल इतनी ठंड कि हाँ बर्फ़ जमने काबिल वाली ठंड से लेकर बहुत ज़्यादा गर्मी तक, यानी बहुत ज़्यादा ठंडे वेदर से बहुत ज़्यादा गर्म वेदर तक ये सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, कितने भी ठंडे वेदर में और बहुत ज़्यादा गर्म वेदर तक ये रह सकते हैं। एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स, डेजर्ट और मार्शी लैंड्स में भी ये रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स। जी, ये एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर भी होते हैं। वायरस तो अभी हमने बताया था किसी की होस्ट की बॉडी में ही क्या होता है? रिप्रोड्यूस होता है, पर लेकिन जो बाकी के और हैं ये एनिमल की बॉडी के अंदर भी होते हैं। बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, एल्गे है, और भी बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सब कहाँ होते हैं? एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी होते हैं। इवन हमारे ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी होते हैं। जी, हम लोगों की ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी होता है, बैक्टीरिया होते हैं हमारे अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरों की बॉडी में रहते हैं और कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कहीं पर भी रह सकते हैं। ठीक है,
समझ में आ गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ कहाँ कहाँ हैं, कैसे हैं, चलिए देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी लाइफ में एक बहुत ज़रूरी रोल है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज़। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, और वहीं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं और हमारे अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट देम ऑल इन डिटेल। चलिए पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं और बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, कौन से फ्रेंड्स हैं और कौन से हमारे दुश्मन हैं। देखते हैं जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में यानी अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे हम। चलिए पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। काफ़ी सारे कामों के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। जी, जो कर्ड होता है मीन्स दही, ब्रेड जो होता है, केक जो होता है, इन तीनों चीज़ों को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। यानी ये जो तीनों चीज़ें हम खाते हैं इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। हम दही खाते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। हम ब्रेड खाते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम केक खाते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से तीनों चीज़ें बनाई जाती हैं। दही जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनता है, ब्रेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनता है, और केक वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ अल्कोहल यानी शराब बनाने में भी किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है बहुत पुराने समय से। ठीक है, आगे देखते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे साफ़ करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमें नज़र नहीं आते हैं। इतने छोटे वो हमारे वातावरण को कैसे साफ़ करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे साफ़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील, रिमेन, एनिमल फीसिस एक्सेट्रा। जो भी वेस्ट होता है, जो भी हमारे घरों से वेस्ट निकलता है, यानी सब्जियों के बक्कल या फिर एनिमल का बचा हुआ रिमेन्स कुछ, या फिर फीसिस यानी एनिमल्स की, इंसानों की पॉटी, ये जो चीज़ें होती हैं इन चीज़ों को क्या करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। जी, बैक्टीरिया क्या करता है, इन चीज़ों को ऐसा बना देता है, यानी हार्मलेस ऐसा बना देता है कि किसी को हार्म ना पहुंचाएं, और यूजेबल सब्सटेंस बना देता है जो कि यूज़ हो सकता है। कौन यूज़ करता है, प्लांट यूज़ कर लेते हैं। अभी हमने बताया था कि जो मतलब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एनिमल है और वो मर गया, अब उसकी जो बोटी वगैरह थी वो तो चील कौवे वगैरह खा गए। अब जो वो बचा हुआ पड़ा है, उसकी हड्डियां हैं और भी उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कहाँ गायब हो जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं, कौन साफ़ करता है उन्हें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं उनको साफ़। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको हार्मलेस बनाते हैं, यूजेबल फॉर्म में लेकर आते हैं, और फिर क्या होता है प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। हो गया ना एनवायरनमेंट क्लीन। इस तरह से रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बैक्टीरिया मेडिसिन में भी यूज़ होता है। इन एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है। दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन को फिक्स करके। अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, देखते हैं आगे। चलिए फिर सबसे पहले पढ़ते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दही या फिर ब्रेड बनाने में किस तरह हेल्प करते हैं, किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दही या ब्रेड बनता है। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। ये तो हम लोगों को सबको पता है कि जो मिल्क है वो दही में कैसे बनता है। मिल्क दही कैसे बनता है, बैक्टीरिया से बनता है। बैक्टीरिया क्या करता है, दूध को दही बना देता है। आगे देखते हैं। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दही में काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कौन सा बैक्टीरिया होता है जो दही बनाता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही बनाता है, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखना है। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। कौन सा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ही वो बैक्टीरिया है जो क्या करता है, दूध को दही बनाता है। कौन सा बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें भी बहुत सारे तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, उनमें से कौन सा बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही बनाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये बात याद करनी है सबको। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। ये क्या करता है, मिल्क में मल्टीप्लाई होता है, मतलब ग्रो होता है, और मिल्क को क्या बना देता है, कर्ड मीन्स दही बना देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़।
बैक्टीरिया चीज़ बनाने में भी काम आता है, मतलब चीज़ बनाने में भी यूज़ होता है। पिकल मीन्स अचार बनाने में भी यूज़ होता है। एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, और काफ़ी सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें कि बैक्टीरिया को यूज़ करा जाता है बनाने के लिए। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, इडली एंड भटूरा इज कर्ड। जी, जो रावा होता है, इडली होती है और जो भटूरे होते हैं उनमें एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंग्रेडिएंट डाला जाता है। कौन सा इंग्रेडिएंट डाला जाता है? कर्ड मीन्स दही डलता है इन तीनों चीज़ों में। काय में? रावा में डलता है, इडली में डलता है, भटूरों में भी दही डलता है। मीन्स हम जो रावा या इडली या भटूरा खाते हैं हम उसमें भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैन यू गैस वाई? पर आप बता सकते हैं क्यों डालते हैं इसमें? रावा में, इडली में, भटूरे में, इन चीज़ों में दही क्यों डालते हैं? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। जी, जो बैक्टीरिया होता है या फिर बैक्टीरिया और ईस्ट, कौन कौन से? बैक्टीरिया और ईस्ट ये मदद करते हैं काय में? जो राइस और इडली, यानी इडली जो होती है और जो डोसा होता है उसका जो बैटर जब मिलाते हैं उस बैटर को फर्मेंटेशन करने में, उस बैटर की फर्मेंटेशन करने में। मीन्स हमें इडली बनानी है या हमें डोसा बनाना है तो पहले हम उसका बैटर तैयार करेंगे। उस बैटर में दही डाला जाता है। क्यों? फर्मेंटेशन के लिए। क्यों डालते हैं फर्मेंटेशन के लिए? क्या होता है फर्मेंटेशन? देखते हैं। एक्टिविटी 2.3 देखते हैं, चलिए। टेक ½ kg फ्लोर। हम क्या लेंगे? आधा किलो क्या लेंगे? आटा लेंगे। आटा लेंगे या मैदा लेंगे। ऐड सम शुगर, उसमें हम थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। मिक्स विद वार्म वाटर, और गर्म पानी से उन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो। फिर हम उसमें थोड़ा सा ईस्ट का पाउडर डालेंगे और हम उसका पतला सा आटा गूंद लेंगे। वॉट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? 2 घंटे बाद आपको क्या नजर आएगा? देखो 2 घंटे पहले ये था, हमने आटा लिया, आटे में हमने चीनी डाली, उसमें हमने पानी डाला और उसको हमने एक बैटर बना लिया। अब उसमें क्या, मतलब हमने उसका डो बना लिया, आटा गूंद लिया, और हमने उसमें ईस्ट भी डाली थी। ईस्ट डाल के हमने आटा गूंद लिया। अब 2 घंटे बाद क्या हुआ? देखो कैसे फ्लफ़ी सा बाहर को ऊपर को उठ कर आ गया है, पूरा फूल गया है। ये इसकी वजह से हुआ है, ईस्ट की वजह से हुआ है। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, ईस्ट बहुत जल्दी से रिप्रोड्यूस करता है एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ द गैस फिल इन द डो, इस डो में क्या हो जाता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड ईस्ट बनाता है वो इस डो के अंदर बबल्स की तरह बन जाती है। एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक्स। इसीलिए जो ईस्ट है, ईस्ट भी क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बात दिमाग में रखना सब लोग अपने। जी, इसीलिए ईस्ट का यूज़ करा जाता है इंडस्ट्रीज़ में ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, ताकि वो फ्लफ़ी हो जाए, फूल जाए और उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए। इसीलिए ईस्ट का यूज़ करा जाता है। गॉट इट? आगे देखते हैं। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमर्शियल यूज़ देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड दैट इज़ विनेगर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं जब बहुत ज़्यादा एल्कोहल, वाइन या एसिटिक एसिड जो कि विनेगर होता है, ये चीज़ें बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। एल्कोहल जब बनता है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है। वाइन बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं। एसिटिक एसिड जिसको विनेगर कहते हैं, ये बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हम एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड या मतलब विनेगर बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। और जो एल्कोहल और वाइन है इसके प्रोडक्शन के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं हम? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं हम एल्कोहल और वाइन? कैसे? ईस्ट से। ईस्ट का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? एल्कोहल और वाइन बनाते हैं। फॉर दिस पर्पज़ ईस्ट ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juice। जी, मतलब ईस्ट से अल्कोहल या वाइन बनाने के लिए ईस्ट को क्या किया जाता है? जो नेचुरल शुगर होती हैं उनमें ग्रो किया जाता है, जैसे कि बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस, इन चीज़ों के साथ ईस्ट को ग्रो किया जाता है। क्या करने के लिए? अल्कोहल या वाइन बनाने के लिए। देखते हैं एक्टिविटी 2.4। Take a 500 ml beaker filled up to 3/4 of water। हम 500 ml का एक बीकर लेंगे, उसको 3/4 वाटर से भर देंगे। Dissolve 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। फिर हम क्या करेंगे? उसमें 2 से 3 चम्मच
हम उसमें शुगर डालेंगे, चीनी डालेंगे। ऐड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर, और हम उसमें क्या डालेंगे, हाफ स्पून ईस्ट का पाउडर डालेंगे टू द शुगर सॉल्यूशन। जो मेरे पास शुगर का सॉल्यूशन बना है उसमें हम क्या डालेंगे, हाफ स्पून ईस्ट का पाउडर। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। 4 से 5 घंटे तक हम उसको रखा रहने देंगे। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, फिर उसमें सूंघकर देखेंगे। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। ये काई की स्मेल थी, एल्कोहल की स्मेल थी। मीन्स हमने क्या करा, हमने शुगर को क्या बना दिया, एल्कोहल बना दिया। हमारे पास क्या था, हमने पानी लिया एक बीकर में, उसमें हमने चीनी डाल दी और हमने उसको घोल लिया, हमारे पास शुगर का सॉल्यूशन आ गया। अब उसमें क्या करा, आधी चम्मच ईस्ट डालकर हमने उसको 4-5 घंटे तक बंद करके रख दिया। जब हम उसको 4-5 घंटे बाद खोलेंगे तो जो हमारा शुगर सॉल्यूशन था, ईस्ट डालने की वजह से वो क्या बन गया है, एल्कोहल बन गया है। क्या बन गया है, एल्कोहल। मीन्स ईस्ट ने क्या कर दिया, शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। और इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। किसको कहते हैं, फर्मेंटेशन। ऐसे प्रोसेस को जिसमें शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। गॉट इट। आगे देखते हैं जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिन की लाइन में क्या यूज़ होता है। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet। जब भी आप बीमार होते हो तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको कुछ टेबलेट देते हैं, एंटीबायोटिक टेबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन, ये चीज़ें देखते हैं। सच एज पेनिसिलिन, जिसमें से एक का नाम होता है पेनिसिलिन। ठीक है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वाली जो मेडिसिन होती हैं ये कैसे बनी हुई होती हैं, यानी एंटीबायोटिक नाम की जो टेबलेट या मेडिसिन होती हैं ये कै की बनी हुई होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ये मेडिसिन क्या करती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी पैदा कर रहा होता है जाकर उसको मार देती हैं और उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। क्या करती हैं ये वाली मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स। ऐसी मेडिसिन, ऐसी टेबलेट होती हैं, यानी जब हम इनको खाएंगे, एंटी, ये देखिए एंटी है इसमें, एंटी मीन्स उल्टा करती हैं, बायोटिक का मीन्स जब हम इन टेबलेट को लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी पैदा कर रहे हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी पैदा कर रहे हैं, ये क्या करती हैं, एंटीबायोटिक्स। हम उनको खाएंगे, अंदर जाकर ये उनको मार देंगी और उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगी। ठीक है। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। फिलहाल अभी के दिनों में एंटीबायोटिक्स कैसे बनाई जाती हैं, बैक्टीरिया और फंजाई से। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल मेडिसिन। जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और एरिथ्रोमाइसिन है। ये कुछ मेडिसिन के एंटीबायोटिक्स के नेम दे रखे हैं, एंटीबायोटिक की मेडिसिन के, जो कि कैसे बनाई जाती हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म से, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया और फंजाई से। ठीक है। आगे देखते हैं। और इन तीनों को क्या कहते हैं, इन तीनों को कॉमनली एंटीबायोटिक्स कहते हैं, विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया, जो फंजाई और बैक्टीरिया से बनी हुई होती हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर वेराइटी ऑफ डिजीजेज। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको इस तरह से बनाया जाता है, यानी कि एक स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकर बनाया जाता है जो किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए होता है। मीन्स ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये एंटीबायोटिक बनेगी और ये उस डिजीज़ को ख़त्म करेगी। किसी और से कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकर हम किसी भी बनाकर किसी भी डिजीज़ के लिए देते हैं, ऐसा नहीं है। एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मैन्युफैक्चर की जाती हैं ये एंटीबायोटिक्स और किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज़, काफ़ी सारे डिजीज़ के लिए। ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो जैसे कि फीड ऑफ लाइव स्टॉक मीन्स जैसे कि जो जानवरों का खाना होता है उसमें, पोल्ट्री मीन्स जो मुर्गियों का खाना होता है उसमें भी दी जाती हैं ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो एनिमल्स में। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़। यहाँ तक कि अगर प्लांट में कोई डिजीज़ हो जाती है, प्लांट में कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाती है तो उसमें भी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीन। पढ़ते हैं इसके बारे में। जी, क्या होती हैं वैक्सीन्स, नाम तो सुना होगा, कोविड में बहुत नाम सुना होगा वैक्सीन का।
चलिए देखते हैं क्या होती हैं वैक्सीन्स। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। जब कोई बीमारी पैदा करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है। हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। यानी जब कोई बीमारी पैदा करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बीमारी पैदा करने वाला माइक्रोब हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडीज़ क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं टू फाइट द इन्वेडर। यानी जो आया है उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर अगेन। और बॉडी को ये भी पता होता है कि अगर ये दोबारा आएगा तो इससे किस तरह लड़ना है, ठीक है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुइटेबल एंटीबॉडीज़। जब कोई मरा हुआ या कोई वीक सा कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में आता है, एक हेल्दी ह्यूमन की बॉडी में आता है, तो जो हमारी बॉडी है वो उससे लड़ती है और उसको ख़त्म कर देती है। जो हमारी बॉडी में कोई और बैक्टीरिया आया हुआ होता है हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए, कोई बीमारी पैदा करने के लिए, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, उससे लड़कर उसको ख़त्म कर देती हैं जी। और वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन हमारी बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करती है जो बैक्टीरिया हमारे जो बैक्टीरिया हमारे अंदर आएगा कभी भी वो हमारे अंदर डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी अगर वैक्सीन लगी हुई है तो वैक्सीन ने ऑलरेडी उस तरह की एंटीबॉडीज़ बना दी हैं जो उस तरह के बैक्टीरिया के लिए क्या बोलते हैं, उस तरह के बैक्टीरिया को कभी भी हमारी बॉडी में ग्रो नहीं करने देंगी और उसको मार देंगी। इसलिए वैक्सीन लगाते हैं ताकि वैक्सीन से क्या होता है, जब मान लीजिए कोई इन्वेडर हमारी बॉडी में आया, अब हमने वैक्सीन ली हुई है तो हमारी वैक्सीन ली हुई तो मतलब हमारी बॉडी में उस तरह की एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, जब कोई माइक्रोब आएगा तो हमारी बॉडी में तो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं तो वो उसे मार देंगी और बीमारी नहीं होएगी। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारी बॉडी में रहती हैं, कैसे, वैक्सीन के यूज़ करने से। एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। और फिर हम उस तरह के जो माइक्रोब होते हैं जो हमारी बॉडी में अगर डिजीज़ कॉज करते हैं, हम उससे हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, रिमूव, वो हमारी बॉडी से हमेशा के लिए रिमूव हो जाते हैं। यानी वो जब भी आएंगे हमारी बॉडी में तो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, वो उन माइक्रोब्स को मार देंगी। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। इस तरह से वैक्सीन काम करती है। एक बार फिर से समझिए क्या होता है, हमारी जब कोई मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी के अंदर आया, ठीक है, और हमारी बॉडी ने क्या करा, एंटीबॉडीज़ बनाई और उससे लड़ ली, ठीक है। अब हम ठीक हो गए, अब हमारे क्या होगा, अब हम वैक्सीन लगवा लेंगे उसकी, क्या, वैक्सीन लगवा लेंगे। यानी अब हमारी बॉडी को पता, इतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ इकट्ठी हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा मतलब हमारी बॉडी को पता है कौन सा माइक्रोब था, कैसा था हमारी बॉडी में। ठीक है, बताते हैं, एक बार फिर से बताते हैं वैक्सीन किस तरह से वर्क करती है हमारी बॉडी में जी। एक बार फिर से बताते हैं वैक्सीन किस तरह वर्क करती हैं। जो हमारी बॉडी होती है, जब कोई बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो जो वैक्सीन जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने में मदद करती हैं और ऐसी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देती हैं कि अगर कभी भी वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आएगा तो वो आते ही हमारी एंटीबॉडीज़ उसको मार देंगी और वो ग्रो नहीं कर पाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन प्रिवेंट बाय वैक्सीनेशन। जी, ये कुछ डिजीज़ हैं जो हमें यहाँ पर दे रखी हैं जो कि वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन लगवाने से हमेशा के लिए प्रोटेक्ट हो जाती हैं। जैसे कि कोलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है जिसको टीबी कहते हैं, स्मॉल पॉक्स है और हेपेटाइटिस है, ठीक है। ये क्या होती है, वैक्सीनेशन से प्रिवेंट रहती, यानी ये डिजीज़ हमारी बॉडी में प्रिवेंट रहती हैं वैक्सीनेशन की वजह से, ये नहीं होती हैं। इन योर चाइल्डहुड, जब आप छोटे हो गए, यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज़। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें कुछ बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिसको कहते हैं वैक्सीनेशन। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीज़। चलिए आगे देखते हैं। यू मे टेक इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़। ये ज़रूरी है कि जितने भी बच्चे हैं सबको इन डिजीज़ से बचा कर रखा जाए और सबको क्या किया जाए, वैक्सीन लगवाई जाए इस चीज़ की। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। जो ज़्यादा ज़रूरी वैक्सीन होती हैं वो हमारे आसपास के हॉस्पिटल्स में होती हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्टिंग ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो। आपने टीवी में या न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट तो देखा होगा कि बच्चों को पोलियो से बचाइए। अंडर द पल्स
पोलियो प्रोग्राम, एक पल्स पोलियो प्रोग्राम है। यानी इस प्रोग्राम में क्या होता है, बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स दी जाती हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर, यानी बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स दी जाती हैं, मतलब बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से बच्चों को कभी पोलियो नहीं होएगा। ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जी, जब पोलियो ड्रॉप्स दी जा रही हैं बच्चों को तो वो क्या है, वैक्सीन है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इज फाइनली लेड टू इट इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरा एक जी स्मॉल पॉक्स जो है उसकी भी हमारे पास क्या है, वैक्सीन है, यानी पूरे वर्ल्ड में उसकी वैक्सीन का भी यूज़ किया जाता है ताकि कम से कम स्मॉल पॉक्स होए लोगों में। ठीक है, दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिजीजेज। आजकल तो बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होती हैं, वैक्सीन्स प्रोड्यूस की जाती हैं ताकि ह्यूमन और एनिमल्स डिजीज से बचे रहें। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जी, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जी, बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाते हैं, चलिए देखते हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, यानी हमारे वातावरण से, हमारी एयर में से नाइट्रोजन लेते हैं और सॉइल को दे देते हैं, सॉइल को नाइट्रोजन दे देते हैं और सॉइल को नाइट्रोजन रिच बना देते हैं, यानी उसकी फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। जी, क्लास 7 के एक चैप्टर में भी पढ़ा था हमने ये टॉपिक। कौन से बैक्टीरिया होते हैं वो बताइए, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। कौन से बैक्टीरिया होते हैं और किसकी रूट्स में होते हैं? जी, कौन से? राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट की रूट की नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेकर सॉइल को दे देते हैं और सॉइल को नाइट्रोजन रिच बना देते हैं। जब सॉइल में नाइट्रोजन आ गई तो सॉइल की क्या होगी, फर्टिलिटी अच्छी हो जाएगी, यानी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सर्स। और इन माइक्रोब्स को कॉमनली क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स। राइजोबियम क्या है, इसी का एक एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के बाद। जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। जी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी काम में आते हैं। कैसे आते हैं ये हम आपको एक बार और समझा चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं फिर इसको। बोजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर along with their friends. They collect waste of plant, vegetable and fruits from nearby houses and gardens. पहेली एंड बोजो ने देखा कि जो उनका जो गार्डनर है वो क्या करता है, मैन्योर बनाता है। कैसे, यानी कि उसने और उसके फ्रेंड्स ने क्या करा, वेस्ट कलेक्ट करना शुरू करा, प्लांट का वेस्ट, वेजिटेबल का वेस्ट, फ्रूट का वेस्ट, और आसपास के घरों और गार्डन से जो भी उन्हें वेस्ट मिला, जो भी खराब चीज़ें, टूटे हुए पत्ते वगैरह, झाड़ी वगैरह, या फ्रूट्स के छिलके, वेजिटेबल के छिलके, जो भी चीज़ उन्हें वेस्ट मिली वो सब चीज़ वो उन्होंने अपने साथ ले ली। दे पुट दैम इन अ पिट मीन्ट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। उन्होंने क्या करा, उनको एक पिट में रख दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, इट डिकम्पोजेज एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। वो जो उन्होंने इकट्ठा करा था कुछ समय बाद वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया और क्या बन गया, मैन्योर बन गया। क्लास 7 में भी पढ़ा था ये चैप्टर, ठीक है ना। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैपेंड। अब बूझो और पहेली जानना चाहते हैं कि ये हुआ कैसे है। डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द, जी पहले हमें ये एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी। एक्टिविटी 2.5 देखते हैं। इस एक्टिविटी में क्या है, टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। हम क्या करेंगे, 2 मटके लेंगे और हर एक पॉट को क्या कर देंगे, हम आधा सॉइल से भर देंगे, मिट्टी से भर देंगे। मार्क देम ए एंड बी, और दोनों को हम नाम दे देंगे ए और बी। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए। जो भी पहेली और बूझो ने प्लांट का वेस्ट इकट्ठा करा था वो हम काय में डाल देंगे, पॉट ए में। एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। और जो ये चीज़ें हैं जैसे कि पॉलीथीन है या फिर गिलास की बॉटल्स हैं या फिर प्लास्टिक के टॉयज हैं टूटे हुए, इन सब चीज़ों को हम कहाँ डाल देंगे, पॉट बी में डाल देंगे। पुट दिस पॉट असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 weeks। फिर 3 से 4 हफ्ते के बाद इन पॉट्स को देखेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ the pots? If so, what is the difference? You will find that plant waste in pot A has been decomposed. आप देखेंगे जो pot A में जो plant का waste था वो कैसा हो गया है, decompose हो गया है। How did this happen? ये हुआ कैसे है, कैसे हुआ है ये देखते हैं। The plant waste has been converted into manure. Plant waste decompose होकर क्या बन गया है, manure बन गया है। By the action of microbes, किसके एक्शन से, microbes means माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से। यानी कि देखिए आ गए काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या बनाने में काम आ गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैन्योर बनाने में।
द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। जी, जो डिकम्पोज होकर हमें मैन्योर मिला है वो फिर से क्या होएगा, प्लांट यूज़ कर लेगा, यानी हम उनको मिट्टी में डाल देंगे, जो हमारी क्रॉप है या जो भी प्लांट है वो उसको फिर से यूज़ कर लेगा। ठीक है, यानी प्लांट ने क्या करा, जो बचा हुआ वेस्ट वगैरह था वो यहीं कहीं फेंक कर सारे एनवायरनमेंट में गंदगी फैलाता, बल्कि क्या करा माइक्रोब्स ने, जब हमने उसको इकट्ठा करके पीट में डाला और वो जब डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज किसने करा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसको डिकम्पोज करके मैन्योर बना दिया और फिर इंसानों ने उसको फिर से प्लांट के लिए यूज़ कर लिया, किसी काम में आ गया ना। वो इस तरह से गंदगी फैलाने से अच्छा है कि वो किसी काम में आ गया। वो किसकी वजह से आया है, मीन्स जो डिकम्पोजिशन हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही हुआ था। चलिए आगे पढ़ते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल आर ब्रोकन एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सब चेंज। और जो ये बाकी सारी चीज़ें थी ये इस चेंज में नहीं गई, यानी ये डिकम्पोज नहीं हुई। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो इन पर कोई एक्शन नहीं डाल पाए और इन्हें मैन्योर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। किसको कर दिया था, प्लांट वेस्ट को। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plant and sometimes dead animals on the ground। आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब ऐसे पौधों का, मरे हुए पौधे ऐसे पड़े हुए होते हैं या कहीं पर मरे हुए जानवर पड़े हुए होते हैं, ऐसे ही यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। आपने देखा होगा, मतलब कुछ दिन तक तो वो वहाँ पड़े रहते हैं, सड़ जाते हैं, फिर क्या हो जाता है, कुछ दिनों बाद वो वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं वो ख़त्म, चलिए देखते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंस। ये किसकी वजह से हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या कर दिया है, जो डेड वेस्ट, जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट था प्लांट का या एनिमल का, उसको क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। यानी जो मान लीजिए कहीं पर कोई जानवर पड़ा हुआ मरा हुआ पड़ा था, वो कहाँ गायब हो जाता है, कुछ दिनों बाद सड़ गल कर कहाँ गायब हो जाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करके कर देते हैं और उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर यही सब्सटेंस क्या होते हैं, जो दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स वहाँ पर मौजूद होते हैं वो उसको यूज़ कर लेते हैं, इसी डिकम्पोज हुए हुए मैटर को दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ करते हैं, यानी कि वो वहाँ पर पड़ा रहता, सड़ जाता, वहीं पर पड़ा रहता, कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट में गंदगी होती। पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने क्या करा है, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन करा है। किस तरह से, जो डेड मैटर था प्लांट का या एनिमल का, उसको डिकम्पोज कर दिया और ख़त्म कर दिया और वो मिट्टी में मिल गया और फिर उसमें से उन्होंने दूसरे प्लांट और एनिमल ने आराम से यूज़ कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। Thus microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment। इसीलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ख़त्म कर देते हैं हार्मफुल यानी नुकसान पहुंचाने वाले और बदबू फैलाने वाले सब्सटेंस को, और क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। जी, तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। आज हमने पढ़े हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आप सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।